समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अपनी हत्या जैसी करने की बात कही है। उनका कहना यह है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निष्कासित किया? क्या इसकी किसी तरीके की खुन्नस है या वाकई में पूजा पाल को किसी तरीके की धमकियां मिल रही हैं, उनको अपनी जान का डर है? हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। आप समाजवादी पार्टी में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात तो ये जो पूजा पाल के साथ हुआ, कहा गया कि सीएम योगी की तारीफ करी उन्होंने, इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। आप कह रही हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। बहरहाल चूँकि ये समाजवादी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण नहीं समझता। समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगाया, तो हम समझते हैं इसका बेहतर जवाब या तो पूजा पाल जी दे सकती हैं या समाजवादी पार्टी दे सकती है। लंबे समय से वो समाजवादी पार्टी में रही हैं, समाजवादी पार्टी से ही वो पहली बार विधायक भी बनी हैं। क्या मतलब एकाएक उनको जो है ऐसा हो गया? आपको लगता है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है? देखिए, पूजा पाल तो पहले बसपा से विधायक रही हैं। इनके पति भी बसपा से ही विधायक हुए थे। दो बार पूजा पाल भी बसपा से ही विधायक हुई हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी से उनको विधायक बनने का अवसर मिला। अब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने का भी आरोप पूजा पाल पर था, तो स्वाभाविक रूप से क्रॉस वोटिंग के बाद ही पूजा पाल और समाजवादी पार्टी में नोक-झोंक चल रही थी। अंततः समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप भी लगाया। तो आरोप की क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, इसमें समाजवादी पार्टी और पूजा पाल के अलावा तीसरा कोई जानकारी रखता नहीं। आपको ये लगता है कि ये आधार हो सकता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर अखिलेश यादव ने उनको बाहर कर दिया हो, ये एक आधार हो सकता है? भाई देखिए, तारीफ करना या खिंचाई करना, पक्ष में बोलना या विपक्ष में बोलना, ये महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि पूजा पाल को तो पार्टी को निकालना ही निकालना था जब उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दिया था। हाँ, इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकालने में साल भर का समय लगाया, ये समाजवादी पार्टी की गलती है। रही बात, जब भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किया है तो भाजपा के मुख्यमंत्री की तारीफ करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब भाजपा के पक्ष में मतदान किया राज्यसभा में, तो भाजपा के पक्ष में बोलना या मुख्यमंत्री की तारीफ करना स्वाभाविक रूप से वो लाजिमी है। इसलिए ये कोई विषय नहीं राजनीति का। हाँ, इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया, आरोप किस आधार पर लगाया इसका जवाब भी विधायक पूजा पाल ही दे सकती हैं, कोई और नहीं। कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो पूजा पाल को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। तो आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़कर पिछड़ों के, दलितों के हितैषी होने का जो है वो एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और इसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो ये पुरानी आदत है, यूज एंड थ्रो। आपको लग रहा है पूजा पाल का भी उपयोग किया जा रहा है भाजपा के क्यों माध्यम नहीं से? किया जा सकता? पूजा पाल जी भी मोस्ट बैकवर्ड से आती हैं, पाल समाज की हैं,
पाल समाज में उनकी अच्छी पकड़ भी है, तो भाजपा ऐसे लोगों का यूज क्यों नहीं कर सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि यूज करने के बाद वो दूध की मक्खी की तरह दरकिनार बाहर भी करती है। तो यूज एंड थ्रो भाजपा की पॉलिसी है, और इसीलिए आज जितने भी बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट के लोग भाजपा में कितने भी बड़े महत्वपूर्ण पद पर क्यों न हो, उनकी हैसियत एक गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मनोज पांडे की बात करी जाए, जो सपा के गुणगान गाते थे, अभय सिंह की बात करें, राकेश प्रताप सिंह की बात करें, सब एकदम घोर विरोधी हो चुके हैं। कह रहे हैं पूजा पाल ने ठीक किया, ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। चर्चा तो ये भी चल रही है कि मनोज पांडे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो क्यों भाजपा इतना मेहरबान है? हम कह रहे हैं कि भाजपा किसको मंत्री बनाती है, किसको नहीं बनाती है, ये बहस का विषय ही नहीं। भाजपा खुद एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, अपने यहाँ मंत्री किसको बनाती है, बेसिक पार्टी के वर्कर को बनाती है या तोड़ के लाए गए विधायकों को बनाती है, ये विषय भाजपा का है। इस पर हम माथापच्ची क्यों करें। ठीक है, सुबह सपा के विधायक हैं बेदीराम, कई मामलों में आरोपी भी रह चुके हैं। एक डॉक्टर से कह रहे हैं कि तुम यादव हो, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हो। डॉक्टर ने तो हाथ जोड़ के ये कह दिया कि आप जैसे विधायक बहुत देखे, मुझ पर आरोप ना लगाइए, मैं जा रहा हूँ, मुझको निकालना है तो नौकरी से निकाल दीजिए। आपको लगता है कि इस तरीके का विधायक का एक डॉक्टर को धमकाना ठीक है? सोशल मीडिया पर वायरल है। नहीं, सही बात तो ये है कि ये सत्ता का नशा बोल रहा है। कोई भी डॉक्टर डॉक्टर होता है। जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके भाजपा विधायक किस चीज का एहसास कराना चाहते हैं। किसी भी डॉक्टर को या किसी भी सरकारी मुलाजिम को, ओहदेदार को या अधिकारी को जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके धौंस जमाना, हम समझते हैं ये पूर्णतः अलोकतांत्रिक है। ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। विधायकों को अपनी जवाबदेही स्वयं सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। अलग तरीके का माहौल नहीं आपको लगता है सर तैयार हो गया है? यादव होने पे सजा दे जाती है, मुसलमान होने पर सजा दे दी जा रही है। क्या इसके पीछे आप देख रहे हैं सर? क्यों चक्रव्यूह? कुल मिलाकर के जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, ये वोट लेने के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ों सबको हिंदू मानती है, और सत्ता में आने के बाद ये दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद पूरे प्रदेश में आए गए दिन SC, ST, OBC के नौजवानों की हत्या होना, SC, ST, OBC समाज में पैदा होने वाली बेटियों, बहनों को बलात्कार या दुराचार का शिकार बनाना, बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर देना, हत्या को भी आत्महत्या साबित करने की कोशिश करना एक नया फैशन बन गया है। और जितने भी ऐसे कृत्य के अपराधी पाए गए हैं, वो या तो भाजपा के कोई न कोई ओहदेदार हैं, या भाजपा के पदाधिकारी, समर्थक, कार्यकर्ता हैं। एक वर्ग विशेष के लोग ही हैं जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों पर बड़े पैमाने पर इस प्रकार का जुल्म, जातीय अत्याचार या कहर बर्पा कर रहे हैं। वहीं पर SC, ST, OBC या माइनॉरिटीज़ के द्वारा थोड़ी भी कोई छोटी सी वारदात हो जाए तो दर्जनों मुकदमे लग जाते हैं, घर बुलडोजर चला जाता है। लेकिन सत्ता संरक्षित तमाम ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधी हैं एक जाति वर्ग विशेष के, जिनके ऊपर 40 मुकदमे, 50 मुकदमे, 100 मुकदमे, 120 मुकदमे, हिस्ट्री सीट, कुख्यात अपराधी, लेकिन उनके घर पर कभी भी न बुलडोजर जाता है, न उनका इनकाउंटर होता है, न किराए के भाड़े से उनको मरवाया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जाति और धर्म के नाम पर यह सरकार तो बड़े पैमाने पर भेदभाव कर रही है। जबकि सरकार सरकार होती है, सबकी होती है, भले किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार का उत्तरदायित्व सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को संरक्षण देना होता है।
सबके हितों की रक्षा करना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये सरकार का धर्म है। लेकिन सरकार खुद जाति और धर्म के बिना पर भेदभाव अगर करती है तो स्वाभाविक रूप से न्याय का गला घोटा जाता है और ऐसी हालत में चाहे करके भी कानून अपना काम नहीं कर पाता। नतीजा होता है कि प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज की बोलबाला होती है और कानून असहाय हो जाता है, जो अपराधियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म पर कुछ बोलें, ग्रंथ पर कुछ बोलें, बहुत बवाल हो जाता है। बाबा आपने देखा है आजकल अनिरुद्धाचार्य की बात करें, कह रहे हैं कि महिलाएं तो आजकल जिसके पास पैसा हो उसके साथ भाग जाती हैं, रावण के पास पैसा हो तो चले जाएंगे। प्रेमानंद महाराज का भी आपने बयान सुना है। इनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है, खुलेआम बैठकर ये लोग महिलाओं के चरित्र को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसे लोग संत के वेश में दानवी चरित्र के पर्याय बन गए हैं। एक और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, देवी के रूप में उनको पूजा करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहते हैं। और सरकार भी महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती है। लेकिन संत के लिबास में बैठे हुए ऐसे तमाम धर्माचार्य जो महिलाओं के विषय में गलत टिप्पणी करते हैं, ये इनकी विकृत मानसिकता बोलती है। ये संत की भाषा नहीं है, ये संत की भाषा नहीं है, ये लंढ की भाषा है। और ऐसे लोगों को संत के रूप में जो सम्मान मिलता है वो सम्मान के पात्र भी नहीं है। ऐसे लोगों को तो समाज को बहिष्कार करना चाहिए जो महिलाओं के विषय में इस प्रकार की ओछी और गंदी बातें करते हैं। सवाल है सर, पीएम मोदी बिहार गए थे तो वहां पर लालू प्रसाद यादव द्वारा ये कहा गया कि पिंडदान करने आए हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा झूठ की दुकान सजाने आए हैं। आपने देखा अभी लाल किले से पीएम मोदी ने कहा था कि दीपावली में हम एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जीएसटी का रिफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इन दोनों को, बिहार को और जीएसटी में ये जो तोहफा देने जा रहे हैं दिवाली में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये वाकई में तोहफा है या जैसा आप लोग कहते हैं कि ये भी एक जुमला है? नहीं, कुल मिलाकर के क्योंकि भाजपा की डबल इंजन सरकारें सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। आज इनकी उपलब्धियां देश में अगर कहीं है तो वो है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसान समस्या, लाभकारी मूल्य न मिलना, स्कूलों को बंद किया जाना, जगह जगह शराब की दुकानें खोलना, और कुल मिलाकर के अदानी और अंबानी की तिजोरी को भरने का काम करना, देश बेचे जाने का पाप करना, इन सारी समस्याओं पर चर्चा न हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के शिगुफे समय पर छोड़ती रहती है। और दिवाली में तोहफे का मामला है कि अपनी बिहार चुनावी बैतरणी पार करने के लिए ये कोई ऐसे ही लोक लुभावन घोषणा करने वाले हैं जिसमें जनता इनके किए कराए काले कारनामों को भूल करके उस लोक लुभावन वायदे और नारे में आकर के फिर से इनको वोट दे दे। इसके सिवाय इनका और कोई भी उद्देश्य नहीं हो सकता। तोहफे के रूप में कोई न कोई लोक लुभावन वादा, नारा या घोषणा कर सकते हैं जिससे कि बिहार चुनावी बैतरणी पार कर जाएं। प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर करीब 37,500 रुपए का कर्ज है। इसको लेकर भी विपक्ष ने वार किया है कि सरकार तो कहती है कि हम तो झोलियां भरने का काम कर रहे हैं, तो कर्ज में डुबाते चले जा रहे हैं। नहीं, सरकार झोलियां भर रही है, सरकार झोली भर रही है, अदानी झोली भर रही है, अंबानी झोली भर रही है, थैली साहों की झोली भर रही है, देश के लोगों को कंगाल कर रही है। जिन गरीबों को 15 लाख रुपए बैंक में खाते में देने का वादा किया था, आज तक एक कौड़ी नहीं दिखाई पड़ी। और यही नहीं, हजारों एकड़ ज़मीन
अब तक ये अदानी को दे चुके हैं। पूरे देश में लाखों हजार एकड़ ज़मीनें अदानी के पास में जा चुके हैं। 1 रुपये एकड़, 1 रुपये बीघे, इस तरीके से ज़मीनें जा रही हैं। तो आखिर मोदी और अदानी का रिश्ता क्या है? सारा देश क्यों अदानी को हवाले किया जा रहा है? आज देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, क्या अदानी ही देश चलाएंगे? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? ट्रेनों पे सामान ले जाने पर भी आपने देखा कि टैक्स लगा दिया जा रहा है कि 35 किलो 50 किलो, तो नई प्रथा शुरू हो रही है। वही वाकई में कह रहे हैं कि आजकल जब हर काम अदानी ही करेंगे तो अदानी तो लाभ का सौदा करेंगे। और अब तो यहाँ तक कि टोल पर पहले मोटरसाइकिल का टोल नहीं लगता था, अब तो मोटरसाइकिल वाले का भी टोल लगने लगा। तो अब आने वाले दिनों में साइकिल वाले का भी लगा देंगे, उसके बाद पैदल वाले का भी लगा देंगे। तो कुल मिलाकर के जब चुनी हुई सरकार चलाने में असमर्थ हो जाती है तो अदानी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग स्वाभाविक रूप से मोटरसाइकिल पर भी टोल लगाएंगे, साइकिल पर भी टोल लगाएंगे, पैदल चलने पर भी टोल लगा देंगे। क्योंकि कारोबार की नज़र से देखता है। सरकारें कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में जाती हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा उद्योगपति अगर जाएगा तो हर जगह वो अपना लाभ देख करके जाएगा। इसलिए आज ये दुर्भाग्य है कि जिनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। बारी बारी से देश की सारी सरकारी विभाग और संपदाएं अदानी और अंबानी को देते जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल है सर, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इलाहाबाद का नाम बदला गया। आपने देखा अभी शाहजहांपुर में वो एक जगह है जलालाबाद, उसका नाम बदला गया। कह रहे हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ क्यों नहीं होना चाहिए। जयवीर सिंह मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि फिरोज शाह के नाम पर फिरोजाबाद था, इसको भी हम चंद्रनगर करेंगे। अली से भी दिक्कत है। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सभी मुद्दों पर फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है, इसलिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नाम बदलने की नौटंकी कर रही है। ये नाम बदलेंगे, आने वाली सरकार फिर पुराने नाम बहाल करेगी। इससे समस्याएं हल नहीं होनी। नाम बदलने से देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलना है। नाम बदलने से महंगाई पर अंकुश नहीं लगनी है। नाम बदलने से गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। जिले का नाम बदलने से, स्थान का नाम बदल देने से किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलना है। जो बंद हो रहे सरकारी स्कूल हैं, बेहतरी इनकी नहीं होगी। सही मायने में किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए सरकार को संजीदगी से और जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। 27 में कुछ सत्ता परिवर्तन जैसा आपको दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है विपक्ष के रूप में कोई भी पार्टी हो फाइट कर पाएंगी भाजपा से कि मतलब कुछ एक थोड़ा? लोकतंत्र में हमेशा चुनावी निर्णय जनता पर निर्भर होता है। यही लोकतंत्र है कि सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, आती और जाती। इसके पहले क्या 14 साल तक बदमाश भाजपा नहीं झेला क्या? तो स्वाभाविक रूप से आज भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। 2027 में यूपी में वो भांडा फूटेगा। कौन आएगा 2027 में यूपी में? अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो जनता तय करेगी। अपनी जनता पार्टी किसी के साथ अलायंस करेगी। अपनी जनता पार्टी ने 11 पार्टियों का एक मोर्चा, लोक मोर्चा के रूप में बनाया है, जो इस दिशा में काम भी कर रही है। और साथ ही साथ अभी अपनी जनता पार्टी 1 साल भी अपने गठन का पूरा नहीं की, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसने अपनी उपस्थिति पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिले, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर पहचान बना चुकी है। सरकार को कई मौके पर घुटना टेकने के भी मजबूर किया है। 27,767 बंद हो रहे स्कूल पर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। और यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी सदन के अंदर बोलना पड़ा कि अब कोई स्कूल बंद नहीं होगा। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब अपनी जनता पार्टी
के कारण सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े। तो स्वाभाविक रूप से अभी सरकार अपना फैसला बदल रही है। 2027 में अपनी जनता पार्टी के कारण भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि 2027 में सत्ता का बदलाव होने वाला है और इसके लिए अपना जनता पार्टी तैयार है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।